Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about first past the post system, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, आखिर ये आर्टिकल आया क्यों है। तो हाल फिलहाल में आप सबको भी पता होगा कि हमारे जो भी लोकसभा हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ऐसा फिजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन कन्फ्रंटेशन हो रहे हैं बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी। लोकसभा में ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है, राज्यसभा में भी देखने को मिला है। एक वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में कुछ कहना चाह रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, लेकिन अपोजिशन मेंबर्स उनको बोलने नहीं दे रहे थे। सो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर पिगेसस स्नूप गेट। तो अलग अलग मामलों के लिए अपोजिशन लीडर्स क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, और जब जो रूलिंग पार्टी उनकी बात नहीं सुनती तो फिर अपोजिशन लीडर जो हैं वो फिर स्लोगन लगाने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है स्टॉल कर देते हैं। इस कारण से कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हो पाता है। हमारे लेजिस्लेचर्स के प्लेटफॉर्म पे कोई भी बिल पे ठीक तरीके से डिस्कशन नहीं होता, उस पर अलग अलग व्यू पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता है, जिस पर्पस के लिए ये लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी है। तो मुद्दा ये है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज ऑफ इंटेंस कन्फ्रंटेशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलोड इन इंडिया। तो इट इज़ द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले वो समझेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर क्यों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के कारण ये कन्फ्रंटेशंस बढ़ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पार्टी with the highest votes gets the seat even if it does not win a majority। इसका क्या मतलब है, इसको इस फिगर की मदद से समझते हैं। मान लीजिए 3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो किसी कॉन्टेस्ट इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग अलग परसेंटेज ऑफ वोट मिले। जितने भी वोट मिले उसका टोटल 35% वोट इस पॉलिटिकल पार्टी को मिला, रिमेनिंग दोनों को 32.5% ईच मिला। अब होता क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कि जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो पार्टी विनर, या उस पार्टी से जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो विनर डिक्लेयर किया जाता है। इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अगर 4 कैंडिडेट हैं और 3 कैंडिडेट को मिले हैं 25, 24% और एक को 26% भी मिल गया, 1% भी ज़्यादा अगर मिल गया तो वो जीत जाता है। सो यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वेयर अ पार्टी विथ हाईएस्ट वोट गेट्स द सीट इवन इफ इट डज नॉट विन अ मेजॉरिटी। तो इससे होता क्या, देखिए इस डाटा की मदद से भी आपको और बेहतर समझ आएगा। अगर 2014 की बात की जाए तो आपको पता है कि उस टाइम में जो मौजूदा सरकार है, 2019 में भी यही सरकार जीत करके आई, एनडीए जिसको आप कहते हैं, जिसकी जो मेजर डोमिनेंट पार्टी थी बीजेपी थी। इनकी अगर टोटल वोट्स देखी जाए, वैसे देखिए आंसर राइटिंग में आपको किसी भी पार्टी या लीडर का नाम लिखना नहीं चाहिए। आप इस तरह से मेजर डोमिनेंट पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी लिख सकते हैं, अपोजिशन पार्टी लिख सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस लिखना अवॉइड कीजिए। लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको पता है कि बीजेपी की जो टोटल खुद की सीट्स थी वो 280 प्लस थी, 280 प्लस थी सीटें। उनको टोटल वोट्स, परसेंटेज ऑफ वोट अगर देखा जाए तो 31% वोट्स मिले थे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी सीट लगभग 45 के आसपास थी और उनको 19.4% वोट्स मिले थे। तो आप देखिए 31% वोट और सीटें 280, 19.4% वोट और सीटें 45। क्यों? क्योंकि इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो हर जगह थोड़े वोट्स के कारण हार गए, तो टोटल इनके जो सीट्स हो गए वो कम हो गए। सो दैट happens in the first past the post system, and that is why the critics of the first past the post system says that this method is undemocratic, unrepresentative,
ऑफ डाइवर्स आइडेंटिटीज़। होता क्या है कि देखिए 19.4% लोगों के रिप्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कांग्रेस के लीडर्स इस डाटा के हिसाब से, लेकिन उनको एक्चुअली कितनी सीटें मिली लोकसभा के अंदर? वेरी लेस। तो इसी कारण से दिक्कत क्या होती है कि जिस पार्टी को भी जैसे तैसे भी अगर मेजॉरिटी मिल जाए, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा वोट मिल जाए, तो उस पार्टी को फिर लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, डिसप्रोपोर्शनेटली हाई सीटें मिल जाती हैं। उसके बाद वो पार्टी इररिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करने लगती है कभी कभार। फिर वो बिल्स को बिना डिस्कस किए, बिना अपोजिशन को के कंसेंसस को बनाए हुए, बिना इनके ओपिनियन को लिए हुए वो बिल्स को पास करने लगते हैं, अपने ओपिनियन को इम्पोज करने लगते हैं। उनको लगता है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजॉरिटी, हमें देश की जनता ने, मेजॉरिटी ने चुन करके भेजा है। सो दैट इज़ वाई वट एवर वी से इज़ ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। बट ऐसा नहीं है। Actually, even if you have majority in लोक सभा, that does not mean कि देश की मेजॉरिटी जनता ने, 50% से ज़्यादा जनता ने आपको सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब वो फ्लोर पे जाती हैं और उनके पास जब सीटें मेजॉरिटी में होती हैं, तो समटाइम्स दे टेंड टू एक्ट इन इररिस्पॉन्सिबल मैनर, ऐसा कहना है क्रिटिक्स का ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फिर वो बिल्स को डिस्कस नहीं कहते, बोलते तुमसे क्या डिस्कस करना, अपोजिशन पार्टीज़ को कहते हैं तुम्हारी 40 तो सीटें हैं, तो तुम्हें तो इतने कम लोगों ने वोट दिया, हमारे देखो 300 से ज़्यादा सीटें, मतलब हमें देश की जनता ने चुन करके भेजा। लेकिन अगर रियलिटी में आप देखें तो दोनों के वोट्स मोर और लेस एक बराबर ही होती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सम पॉलिटिकल पार्टी गेट्स डिसप्रोपोर्शनेटली हाई नंबर ऑफ सीट्स एंड दे एक्ट इन इररिस्पॉन्सिबल मैनर। और फिर अपोजिशन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता, फिर वो पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करते हैं, स्लोगन करते हैं, प्रोसेस को स्टॉल करते हैं, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। और यही कारण है कि कहा गया है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज बीइंग अ मेजर रीजन बिहाइंड करंट लोक एग्जाम इन द लोकसभा। तो दे आर सेइंग इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जब अपोजिशन को आप बोलने नहीं देंगे, अपोजिशन को आप एक नेग्लेक्ट करेंगे उसके व्यू पॉइंट को, कह करके कि आप यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल, उस केस में फिर अपोजिशन के पास दूसरा क्या ऑप्शन बच जाता है? प्रोसेस को स्टॉल करना, प्रोटेस्ट करना, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। पहले बार जिसको भी हाईएस्ट सीटें मिल गई वो जीत जाता है, हाईएस्ट वोट्स मिल गई वो जीत जाता है। हमारे देश की अगर बात की जाए तो लोकसभा इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। उसके अलावा अगर बाकी देशों की बात की जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके, इसका भी इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा ही होता है। बोथ चैम्बर्स ऑफ यूएस कांग्रेस, वहाँ पे भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। या लोअर हाउस इन कनाडा, यहाँ पे भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो जरा देखते हैं। ऑफ कोर्स बेनिफिट्स हैं कि वोटर के लिए कन्वीनियंस होता है, वोटर जाता है अपना चुपचाप वोट करके आ जाता है, जो पार्टी उसको सही लगती है, जो कैंडिडेट उसको सही लगता है उसको वोट कर देता है। लेकिन अगर यही जो इसका ऑल्टरनेटिव सिस्टम है जिसको मैं आगे सिखाऊंगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कन्वीनियंट है। और हमारे जैसा देश जहाँ पे सबको वोटिंग राइट है लेकिन लिटरेसी लेवल काफ़ी कम है, आप परसेंटेज में मत जाइए, 74%, 75% लिटरेसी लेवल, रियल सेंस में लोगों को पढ़ना, समझना, कॉम्प्रिहेंशन की कैपेबिलिटी बहुत लोगों की काफ़ी कम है। तो वैसे देश में जहाँ पे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लोगों की कम है, वोटर्स के कन्वीनियंस के लिए हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। उसके अलावा इसमें एक्सपेंडिचर कम होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, चूँकि कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, सिंपल है। और इसकी वोट काउंटिंग प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल होती है। लेकिन इसके इशूज़ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज़ नॉट अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट। बहुत बार ये डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से सीटें दे देती है टू द रूलिंग पार्टी। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डज नॉट अलाउ न्यू पार्टीज टू गेट सीट्स। कोई भी नई पार्टी है, मान लीजिए जो नई आ रही है, किसी नए मुद्दे को लेकर के आना चाहती है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है कि हम तो ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन आप मान के चलिए 5% है। 5% भी 130 करोड़ में अच्छा खासा पॉपुलेशन होता है। तो लेकिन 5% जो पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर्स की, वो 130 करोड़ में आप मान के चलिए 6-6.5 करोड़ पॉपुलेशन है। ये 6-6.5 करोड़ तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इनका भी वॉइस तो होना चाहिए ना लोकसभा में। लेकिन ये 6-6.5 करोड़ जो हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटे हुए हैं पूरे इंडिया भर में। अब इस कारण से ये ट्रांसजेंडर्स का एक भी कैंडिडेट
जीत करके नहीं पहुंच सकता लोकसभा में। अगर ट्रांसजेंडर्स अपने किसी कैंडिडेट को जीता करके भेजना भी चाहें, बट सिंस दे आर इन माइनॉरिटी इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई कैंडिडेट बस इस मुद्दे पे तो नहीं जीत सकता कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ट्रांसजेंडर्स को ओपिनियन रखूंगा लोकसभा में। तो जो नॉन ट्रांसजेंडर्स हैं उनको वोट अगर नहीं करें तो वो कभी भी नहीं जीत सकते। वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो इस कारण से नई पॉलिटिकल पार्टीज, नए मुद्दे कभी इमर्ज नहीं हो पाते हैं इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एंड मोर और लेस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रिड्यूसेस पॉलिटिकल सिस्टम इनटू टू पार्टी सिस्टम। जैसे हमारे देश में भी है मोर और लेस बीजेपी कांग्रेस टू पार्टी सिस्टम, क्योंकि तीसरे पार्टी के लिए स्कोप नहीं बचता है। वैसे इसको बहुत हद तक डिनाई किया है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, बट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स इसको बेहतर समझते होंगे। डुवर्जर जो एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनका ऐसा कहना था कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लीड्स टू टू पार्टी सिस्टम एंड विच इज़ करेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। यूके की बात की जाए या कनाडा की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, बस इंडिया में जाकर के ये जो डुवर्जर लॉ है ये थोड़ा फेल होता दिखता है। इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज राइज कर रही हैं। बट आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टेंड्स टू और लीड्स टू टू पार्टी सिस्टम विच इज ऑल्सो ए लॉ इन पॉलिटिकल साइंस नोन एज डुवर्जर लॉ। तो किसी नए मुद्दे को, नए पॉलिटिकल पार्टीज को इमर्ज होने का मौका नहीं मिलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। तो ऑल्टरनेटिव क्या है टू दिस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? व्हाट कैन बी द अदर ऑप्शन? दूसरे ऑप्शन का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ऐसा होता है कि द इलेक्टोरल सिस्टम, इट इज द इलेक्टोरल सिस्टम इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट करस्पॉन्ड्स क्लोजली विद द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट फॉर ईच पार्टी। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये तीन पार्टीज हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को 50% वोट्स मिले, इसको 30% और इसको 20%। और अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में 200 सीटें हैं, तो इनको जितनी परसेंट वोट्स मिली हैं उसी प्रोपोर्शन में इनको सीटें भी एलोकेट कर दी जाएं, तो उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। मान लीजिए इनको 50% सीट वोट्स मिले हैं और पार्लियामेंट में टोटल हैं 200 सीटें, तो इनको उसके हिसाब से 50% सीटें दे दी गई। 200 का 50% 100 सीट्स। इनको 30% वोट्स मिले हैं तो 200 का 30% 60 सीट इस पॉलिटिकल पार्टी को दे दी गई। इनको 20% सीट वोट्स मिले हैं तो इनको 20% सीट्स दे दी गई, यानी कि 40 सीट्स दे दी गई। तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इससे होता क्या कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हर तरह के ओपिनियन को अपना एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है पार्लियामेंट के अंदर। इस तरीके से ट्रांसजेंडर्स, जो मैंने एग्जांपल दिया था 5% उनकी अगर मान लीजिए पॉपुलेशन है, वैसे मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि 5% है, दिस वाज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो 5% उनको सीट तो मिलेगी लोकसभा में, तो उनका कुछ तो कैंडिडेट जाएगा लोकसभा में और इस तरीके से उनका ओपिनियन लोकसभा में रेज तो किया जाएगा। सो दैट वे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज मोर डेमोक्रेटिक, मोर एकोमोडेटिव, मोर इंक्लूसिव। इसके अपने एडवांटेज तो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के इट फैसिलिटेट्स माइनॉरिटी पार्टीज, इट इज़ मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इसके बहुत सारे इशूज भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि आपको हर बार इलेक्शन के बाद अलग अलग परसेंटेज देखना होगा, किसी को 2%, किसी को 3%, उस हिसाब से लोगों को, पार्टीज़ को सीट एलोकेट करनी होगी। फिर वो पार्टीज़ को जब सीट मिलेगी तो पार्टीज अपने में से किस कैंडिडेट को चुन के भेजेंगे, वो उस पार्टी का प्रेरोगेटिव होगा। तो ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। भाई आपको ट्रांसजेंडर्स को मिल गए 5 सीटें मान लीजिए लोकसभा में, अब वो 5 लोग कौन होंगे, हाउ विल दैट बी डिसाइडेड? तो दैट इज़ अगेन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इसके अलावा इट मेक्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द लेजिस्लेटिव बॉडी डिफिकल्ट। अब दिक्कत क्या, देखिए अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, स्लोगन हो रहे हैं, लोक जैम हो रहा है, और जो रूलिंग पार्टी है वो बिना अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए बिल्स पास कर रही है, कानून बना रही है। चलिए ये गलत है, अपने आप में मानते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक है, मानते हैं। लेकिन आप दूसरा व्यू पॉइंट सोचिए कि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, हर तरह के रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर, किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है। अब कैसा है कि कोई भी बिल पास ही नहीं हो पाएगा। सो दैट विल बी अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नो लेजिस्लेशन, नो बिल वुड गेट पास्ड, क्योंकि हर तरह का ओपिनियन है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, नहीं हमारे हिसाब से कानून गलत है, तब तो पास ही नहीं हो पाएगा। उस केस में जो हमारे देश का गवर्नेंस है वो खराब हो जाएगा।
पहले केस में कैसा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आइडियल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, सब्सटेंसिव तरीके से प्रोसीजरल रह पा रही है ज़्यादातर। लेकिन दूसरे केस में तो गवर्नेंस ही खराब हो जाएगा, सरकार अपने हिसाब से कानून ही नहीं बना पाएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में देखा गया है, वो है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन मतलब लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा होना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और रीजन। होगा क्या, आप सोचिए, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को अलग अलग रिलीजन के नाम पे बांटने लगे कि भाई हम रिलीजन वाले लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं ताकि हमारे रिलीजन का इंसान, तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिलीजन के बेसिस पे बनाएंगे। मान लीजिए हिंदू अलग बनाएगा, मुस्लिम अलग बनाएगा। अब सब चाहेंगे कि मेरा मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा जीत के जाए, मेरी जो मुस्लिम रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी उसको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले। और परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलने के चक्कर में हो सकता है कि अलग अलग कम्युनिटीज अपना पॉपुलेशन बढ़ाए, जैसे तैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। तो इस चक्कर में होगा क्या है कि इंटर रीजनल या इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस हैं, राइवलरी बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसा देखा गया है इजराइल में, श्रीलंका में, जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करने के बाद एथनिक बेस्ड कन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं, पोलराइजेशन बढ़ गया है। तो उसके बढ़ने के चांसेस भी हैं इंडिया में। तो दोनों ही सिस्टम में अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। बहरहाल हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सस्टेनेबल तरीके से पिछले 70-75 ईयर्स में चलता आ रहा है। सो इसको बहुत ज़्यादा टेम्परिंग करने का स्कोप है नहीं। इसको हम बहुत ज़्यादा एक बार में चेंज नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को डिस्कार्ड करके और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपना लें। दैट वोंट बी अ वाइज आइडिया। बट हम क्या कर सकते हैं, जो इस आर्टिकल में सजेस्ट किया है कि हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 90% सीटें अभी भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मेथड से ही रखते हैं। 10% सीटें लोकसभा के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ला सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अलग अलग वॉइसेस को भी ओपिनियन मिल जाएगा। एट द सेम टाइम देयर विल बी अ रूलिंग मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हु विल पास द लॉ एंड एंश्योर स्मूथ गवर्नेंस। इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो नेपाल के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, म्यांमार में भी हुआ है। प्रोपोर्शनल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक हाइब्रिड मॉडल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझिए. देखिए, पिछले साल हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने मालदीव विजिट किया था, जहां पे उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया विल बी गिविंग 500 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज फॉर मालदीव. मतलब $500 मिलियन का हम एक फंड देंगे मालदीव को, ताकि मालदीव अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी मदद से डेवलप कर पाए. ये जो $500 मिलियन इंडिया दे रहा है मालदीव को, उसमें से $100 मिलियन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, while $400 मिलियन विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट. तो ग्रांट्स कैसा होते हैं? इट इज़ अ काइंड ऑफ मनी गिवन टू द अदर पार्टी, जिसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है. To grant is a set of money that is transferred from one country to other country for a specific purpose which need not to be repaid back. तो ये $100 मिलियन जो इंडिया ने दिया है in form of grant to Maldives, that won't be paid back or repaid back by Maldives to India because it is grant. लेकिन जो line of credit होता है, जो $400 मिलियन इस केस में हमने मालदीव को पास ऑन किया है, this line of credit is a kind of loan. It is a set of amount that is borrowed, and the country which is borrowing this line of credit will have to pay it back to the country who is extending this line of credit. तो इस केस में इंडिया ने $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, तो मालदीव को ये वापस करना होगा विद सर्टेन इंटरेस्ट एज वेल. ये जो पैसा इंडिया दे रहा है $500 मिलियन का मालदीव को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय मालदीव फॉर डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. तो क्या है ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको थोड़ी देर बाद हम समझेंगे. करंट न्यूज़ यही है. ये जो कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया तो पिछले साल हुआ था. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने $500 मिलियन का ओवरऑल फंड एलोकेट किया था मालदीव को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ये तो पिछले साल हुआ था. करंट न्यूज़ ये है कि ये जो फंड हमने एलोकेट किया था मालदीव को, इसके लिए मालदीव ने हमारे ही देश की, इंडिया की एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है एफकॉन्स, उसको प्रोजेक्ट
दिया है कि आप ये प्रोजेक्ट को हमारे देश में बिल्ड करें। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। देखिए, जो देश पैसा देता है उसी देश की किसी न किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये इनफॉर्मल तरीके से जो देश पैसा देता है वो इनडायरेक्टली पैसा जब देता है तो उस टाइम में कह भी देता है कि देखो हमारे देश की इस कंपनी को प्रोजेक्ट दे देना। इससे नेचुरली फ़ायदा क्या होगा, ये पैसा घूम करके हमारे पास आएगा, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारी जीडीपी को भी फ़ायदा मिलेगा और मालदीव को भी फ़ायदा मिलेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो क्या है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत इंडिया ने ये $500 मिलियन दिया है मालदीव को, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहले एक बात आप समझिए कि माले इज़ कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव। तो ये है माले, और मालदीव जो है आपको यहाँ पे तो दिख रहा है, मालदीव एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है इन इंडियन ओशन और इसका कैपिटल सिटी है माले। लेकिन मालदीव इज़ नॉट जस्ट वन आइलैंड, इट इज़ सीरीज और ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस तरह के कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे माले है, तो हुलहुले है, गुलहाफ्लू है, थिलाफूशी है, इस तरह के कई सारे आइलैंड्स हैं। तो एक एक, जैसे एक कैपिटल सिटी है माले, तो माले पे कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है माले पे। और इस तरह के कई सारे आइलैंड्स हैं जो अभी भी जहाँ पे डेवलपमेंट कम है वहाँ पे सेटलमेंट कम है। अब ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की मदद से क्या किया जाएगा, एक हाईवे, ब्रिज एंड हाईवे बनाए जाएंगे जो माले को कनेक्ट करेगा इसके नियर बाई आइलैंड से, जैसे थिलाफूसी से या फिर गुलहीफाहू से, इन सब आइलैंड से इसको कनेक्ट किया जाएगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विल बी ब्रिजेज दैट विल बी कनेक्टिंग माले विद दीज आइलैंड्स। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि माले में रहने वाले जो पॉपुलेशन लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो माले में डेंसिटी बढ़ गई है, जैसे कैसे दिल्ली में या हमारे गुवाहाटी में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। आप सोचिए कि अगर गुवाहाटी नगांव से कनेक्टेड नहीं होता तो गुवाहाटी में और ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती। ठीक वैसे ही माले सिंस इट इज़ नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद दीज आइलैंड्स, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये जब रोड ब्रिज प्रोजेक्ट इंडिया बना देगा, दैट इज़ अबाउट 6.7 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज प्रोजेक्ट दैट विल कनेक्टिंग माले विद दीज आइलैंड्स, तो इससे होगा क्या कि देयर विल बी ईज ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर फ्रॉम दिस माले विच इज कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव। और ये सारे जो आइलैंड्स हैं इनका भी रेजिडेंशियल कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो पाएगा और साथ ही साथ ओवरऑल इन एरियाज़ में डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अब ये इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस समझिए, ये तो हम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं मालदीव के लिए क्या फ़ायदे होंगे इस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का, लेकिन ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए वो समझिए। देखिए, इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट चाइना लेकर के आया था जिसका नाम है सीना माले फ्रेंडशिप ब्रिज। चाइना ये प्रोजेक्ट लेकर के आया है मालदीव में, जो सिर्फ 2 किलोमीटर लॉन्ग होगा, विच विल बी कनेक्टिंग माले विथ हुलहुले। तो ये माले से हुलहुले चाइना कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा ऐसा ब्रिज बना करके जिसका नाम है सीना माले फ्रेंडशिप ब्रिज। तो उसके जवाब में इंडिया ने 6.74 किलोमीटर का लंबा ये ब्रिज प्रोजेक्ट बनाने का फैसला लिया है जिसमें ये तीनों आइलैंड्स को कनेक्ट किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। दोनों ही कंट्री मालदीव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और मालदीव की अगर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होगी, हाल फिलहाल में मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर कराया है, तो 2018 से पहले तक मालदीव वॉज कम्प्लीटली प्रो चाइना अब्दुल्ला गायूम के टाइम में। तो अब अब्दुल्ला यामीन के टाइम में इट वाज कम्प्लीटली प्रो चाइना। 2018 में जब वहाँ पे इलेक्शन हुए और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी की सरकार आई और ईबू सोले बने प्रेसिडेंट, तब से मालदीव हैज़ बीन ट्राइंग टू बिकम मोर एंड मोर बैलेंस्ड और इनफैक्ट प्रो इंडिया। इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और कहीं ना कहीं चाइना से वो अपने आप को डिस्टेंस करा रहा है और इसी कारण से इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल गया ये ब्रिज प्रोजेक्ट डेवलप करने का और इंडिया अभी 6.7 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है दैट विल बी कनेक्टिंग दीज 3 आइलैंड्स। इससे होगा क्या कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस मालदीव में बढ़ रहा था, जो लोगों के मन में चाइना के लिए, मालदीव के लोगों के मन में जो चाइना के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था बिकॉज ऑफ द सीना माले फ्रेंडशिप ब्रिज, वो कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएगा इंडिया विथ हेल्प ऑफ दिस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें ये 6.7 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनाया जाएगा। तो एक बार जब ये ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा तो उसके सामने चाइना का ब्रिज जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और जो चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी थी इन मालदीव दैट विल बी काउंटर्ड बाय इंडिया विथ हेल्प ऑफ दिस मालदीव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economics segment. It is about Samriddh scheme and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view.
तो क्या है समृद्ध स्कीम? सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड दिस समृद्ध स्कीम। समृद्ध का फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको ऐसे पढ़ के बताया है कि बस सरकार ने जैसे तैसे, मुझे लगता है 2-4 ऑफिसर्स तो इसी काम के लिए रहते होंगे कि कैसे भी सेट करो नाम, कि हमने तो नाम रख दिया समृद्ध, अब नाम सेट करो। तो स्टार्टअप एक्सेलरेटर, प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट ग्रोथ, अगेन नो नीड टू मग अप, इतना याद रखिए समृद्ध स्कीम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। क्या पर्पस है समृद्ध स्कीम का? तो हमारे देश के जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए समृद्ध स्कीम लेकर के आई है भारत सरकार, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इस हमारे स्टार्टअप्स के लिए कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं ताकि उनके जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप को स्केल अप कर पाएँ, अपने आप को प्रॉफिटेबल बना पाएँ, उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर एक्सेसिबिलिटी मिले फॉरेन मार्केट में। तो खासकर सॉफ्टवेयर बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए समृद्ध स्कीम लाया गया है। उनको इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल पाए ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएँ, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले इन द अर्ली फेज विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज फॉर एनी स्टार्टअप। इन सब के लिए समृद्ध स्कीम लाएगा। तो सरल शब्दों में कहें तो स्टार्टअप्स, वो भी सॉफ्टवेयर फील्ड में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर के आई है समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम के अंदर मेन प्रोविजंस क्या होंगे? तो 40 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट सरकार खुद करेगी टू दीज स्टार्टअप्स विच आर एलिजिबल। तो ऑफकोर्स उनका करंट वैल्यूएशन किया जाएगा, ग्रोथ देखा जाएगा, पोटेंशियल देखा जाएगा, और फिर भारत सरकार भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक्सेलरेटर्स बनाएगी, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स बनाएगी। और ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स अलग अलग जोन में बनाए जाएंगे इंडिया के, और स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स जो है वो 40 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है स्टार्टअप्स के अंदर। तो मान लीजिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, गुवाहाटी के अंदर एक इस तरह का स्टार्टअप एक्सेलरेटर खोल दिया भारत सरकार ने। तो अगर आपकी कोई स्टार्टअप कंपनी है तो आप जाकर के वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 40 लाख रुपए तक। उसके अलावा इस तरह का इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट होगा। तो और इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको बाकी सारे इन्वेस्टर से लेने के लिए, यानी कि फंड रेजिंग में भी ये एक्सेलेटर्स, स्टार्टअप एक्सेलेटर्स हेल्प करेंगे फंड रेज करने में। ओवरऑल एम क्या है समृद्ध स्कीम का, ये भी लिख करके दिया है भारत सरकार ने, तो इससे एक नई बात सीखने को मिलेगी। जरा देखते हैं। द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू फर्दर इंडियन स्टार्टअप ग्रोथ विच हैज सीन एन इमरजेंस ऑफ 63 यूनिकॉर्न्स। तो यूनिकॉर्न्स वो होते हैं, वो स्टार्टअप्स जिनकी ओवरऑल वैल्यूएशन अब $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है, उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न्स। वैसे स्टार्टअप्स तो हमारे देश के अंदर टोटल 63 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, यानी कि जिनकी ओवरऑल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। अब इंडियन सरकार, भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने देश को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बनाएं, ऑफ कोर्स आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो वी वांट टू हैव मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, यानी कि ऐसे स्टार्टअप जिनकी ओवरऑल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, और ओवरऑल आफ्टर यूएस एंड चाइना वी वांट टू बी एट 3rd नंबर विथ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज जरा समझते हैं। देखिए, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि नीति आयोग is about to release North Eastern Region District SDG Index and a dashboard for 2021-22। तो ये जो North Eastern Region District SDG Index and dashboard है, that is being developed by नीति आयोग in collaboration with Ministry of Development of North Eastern Region with technical support of UNDP, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर SDG गोल्स को अचीव करने के लिए कितने डेवलपमेंट किए गए हैं और कितने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोएक्टिव हैं SDG गोल्स को अचीव करने में, उसके बेसिस पर उनको रैंकिंग या स्कोर दिया जाए। तो कल तो मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह का एसडीजी इंडेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट पब्लिश होने वाला है। आज ये है न्यूज़ में बता रहा हूँ, इसमें एक स्टेप और डेवलपमेंट हो गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड फॉर 2021-22 नीति आयोग ने पब्लिश कर दिया है फॉर दीज 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें 4 कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अचीवर कैटेगरी जिसका स्कोर 100% 100 हो आउट ऑफ 100, जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे उसको कहा जाएगा अचीवर कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट। फ्रंट रनर कैटेगरी जिसका स्कोर होगा 65 से 99 के बीच में। परफॉर्मर कैटेगरी जिसका स्कोर होगा बिटवीन 50 एंड 64 एंड एस्पिरेंट कैटेगरी जिसका स्कोर होगा बिटवीन 0 to 49।
न्यूज़ ये है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट 100 स्कोर नहीं कर पाया, मतलब कोई भी अचीवर कैटेगरी में नहीं है, लेकिन कोई भी एस्पिरेंट कैटेगरी में भी नहीं है, मतलब 0 to 49 में भी नहीं है। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट या तो फ्रंट रनर कैटेगरी में है, नहीं तो परफॉर्मर कैटेगरी में है। अगर सिक्किम और त्रिपुरा की बात की जाए तो हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं सिक्किम और त्रिपुरा के वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट विद स्कोर ऑफ 75.87 रैंक्स फर्स्ट इन द रीजन, फॉलोड बाय गोमती एंड नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। अगर टॉप 10 में देखा जाए तो असम का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉटम 10 में भी हमारा असम का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। कामरूप Metropolitan District is the best performer with a score of about 71.75, though it is not in top 10. Worst performer है डीमा हसाओ with a score of 62.67. कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें जहाँ पे ये स्कोर नहीं निकाला गया, जैसे बिश्वनाथ या फिर होजाई, मजूली, दे हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस इवैल्यूएशन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 and 4. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Which of the following statements are true? Is an initiative of RBI? No, this is wrong. It is an initiative of Finance Ministry. It focuses on both public and private sector bank. Again, this is wrong. It focuses only on improving performance of public sector banks. So the correct answer is option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.